हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में प्रक्रम तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रक्रमों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी हेडिंग है टाइप ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, प्रक्रमों के प्रकार। के प्रकार, कितने प्रकार के प्रक्रम संभव। नंबर पहला, समतापी। समतापी प्रक्रम। अगर समतापी प्रक्रम की बात करें तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। हिंदी में लिख सकते हैं पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहता। मैं लिख देता हूं, संपूर्ण प्रक्रम के दौरान, इंक चेंज कर रहा हूं बेटे, संपूर्ण प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहता। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा dt बराबर 0। डी डिफरेंशिएशन है, dt का मतलब समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है dt बराबर 0। अब यहां पर फिजिक्स के दो फॉर्मूले मैं आपको याद करने के लिए अभी कह दे रहा हूं बेटे, इस समय ये याद कर लो। मैं इसको निकालना भी सिखाऊंगा जब आपको हीट के बारे में पढ़ाऊंगा तब। पहला फॉर्मूला है डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी चेंज। और एक फॉर्मूला मैं और आपको और याद करवा रहा हूं, डेल्टा ई बराबर एन सीवी डेल्टा टी। और यहां पे डेल्टा ई जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज। सर ये सीवी लिखा हुआ है बीच में। वी सही कर देता हूं मैं, वी लिखा है बेटा, एन सीवी। सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी को तो इंथैल्पी कहते हैं हिंदी में, इंटरनल एनर्जी को आंतरिक ऊर्जा कहा है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। जब मैं हीट की बात करूंगा तो सीपी सीवी की भी थोड़ी सी बात करें बेटे। सीपी क्या है? निश्चित ताप पर, सॉरी, निश्चित दाब पर, दाब पर स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, सीवी क्या है अपने आप बताओ? निश्चित आयतन पर सर विशिष्ट ऊष्मा। वेरी गुड, निश्चित आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा।
थोड़ी सी बेटे अंग्रेजी की तरफ भी रहो, क्योंकि सारी हिंदी के टर्म हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। दूंगा। विशिष्ट ऊष्मा को स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। हीट। ठीक है बच्चे, ये दो फॉर्मूले आपको मैंने याद करवाए, पहला इंथैल्पी चेंज और दूसरा इंटरनल एनर्जी चेंज, चेंज। क्योंकि हम लोग इन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं आगे। तो ये दो फॉर्मूले अभी आप याद कर लो, फिर मैं आपको इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन सिखाऊंगा जब मैं आपको ऊष्मा पढ़ाऊं, हीट पढ़ाऊंगा। वैसे तो हीट इंजन अब फिजिक्स में है, हीट इंजन हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी हीट के बारे में सीपीसीबी और मेयर्स फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग स्टडी आगे जाके करें। अब बेटा एक बात, तो डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, पूरे प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहता है। तो अगर ताप स्थिर हो तो समतापी प्रक्रम के लिए डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो। अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये मल्टीप्लीकेशन है, डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगी और डेल्टा ई भी जीरो हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर। तो यहां लिख दो। आगे बढ़ाऊं। For isothermal process, for isothermal process, डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू जीरो। ये तो हमने फॉर्मूला बेस्ड स्टडी कर। अब हम रासायन विज्ञान की बात करते हैं। यहां देखिए नोट, यही फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वैसे तो फिजिक्स वाले भी इसमें बताएंगे तो यही, और क्या बताएं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है भौतिक अवस्था परिवर्तन के लिए, भौतिक अवस्था परिवर्तन के लिए, फॉर फेज चेंजिंग प्रोसेस, बेटा भौतिक अवस्था में तीन अवस्थाएं हैं, आपको मालूम है अच्छे से, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। मान लीजिए H2O सॉलिड एक साम्यावस्था, एक इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश कर रहा है H2O लिक्विड में। तो ये साम्यावस्था कब स्थापित होगी? जब तापमान नियत हो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप ले गए तो सॉलिड रहेगा नहीं, सारा का सारा सॉलिड लिक्विड बन चुका हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? यस सर, एक बार मुझे इस थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा इक्विलिब्रिया का मतलब समझा सकते हैं इसमें? हाँ, साम्य की अवस्था का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहां पर जितना ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है उतना ही द्रव ठोस में भी परिवर्तित हो रहा है। यही कारण है, अगर ये साम्य की अवस्थाएं नहीं होती तो किसी भी समुद्र में बर्फ के पहाड़ तैरते हुए आपको कैसे दिखाई देते? एक इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश लगातार, एक साम्यावस्था स्थापित। साम्यावस्था सदैव गतिक होती, साम्यावस्था कभी स्थितिक नहीं होती। दोनों तरफ एरो आधा आधा लगा है, मतलब जितना ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है उतना ही द्रव ठोस में भी परिवर्तित हो रहा है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात है। अगर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आप आगे लेके गए तो साम्य साम्य सारा का सारा अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा और सारा का सारा ठोस द्रव में परिवर्तित हो चुका हो। साम्य का मतलब है अग्र 0 डिग्री अभिक्रिया की दर सेंटीग्रेड है बेटे। सर। सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है मतलब? 7वीं 8वीं और 9वीं कक्षा में स्टडी जो हुई है वो हुई नहीं है। एक बात बताओ,
आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अच्छा, एक बात बताओ, द्रव का हिमांक क्या है? मतलब जल का। द्रव का हिमांक भी यही है सर, 0 डिग्री से। तो अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों काम हो रहे हैं? अच्छा, आप ऐसे खुद ही कर खुद ही सकते तो हैं। कह रहे हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सर अरे, अब आगे आपने समझ क्या में। कहा कि हाँ बर्फ द्रव में परिवर्तित होगी किस तापमान पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, यस द्रव सर। मतलब जल बर्फ में परिवर्तित होगा किस तापमान पे? 0 डिग्री। तो क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रिया नहीं बन जाएगी? बनेगा सर, सही है। तापनीयत होगी। क्या तापनीयत पर इसमें टी कांस्टेंट हो गया, नहीं होगी? यस सर। टी कांस्टेंट हो। क्या इस केस में डेल्टा एच 0 और डेल्टा ई 0 हो जाएगा? होना तो चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि जो इंटरनल एनर्जी ई होती है उसमें दो एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फिजिक्स में फार्मूला है के इज इक्वल टू 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब के ई तो 0 हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तापमान कांस्टेंट। लेकिन क्या पोटेंशियल एनर्जी तापमान पर ही निर्भर कर रही है और किसी पर निर्भर कर रही नहीं? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? परिवर्तनीय, वेरिएबल। हिंदी में क्या कहते हैं? परिवर्तनीय। इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब होता है? सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, हाँ सर। आंतरिक ऊर्जा। तो भौतिक अवस्था परिवर्तन में ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी परिवर्तित होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसीलिए टी कांस्टेंट होने के बाद भी डेल्टा ई और डेल्टा एच कभी भी 0 नहीं। चाहे तो सॉलिड से लिक्विड में जाए मेरे बेटे, चाहे H2O लिक्विड से H2O गैस में परिवर्तित हो, और ये किस पर होगा? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। हाँ सर। यहां पर भी, तो इस पर भी टी कांस्टेंट। लेकिन इन दोनों ही केसेस में ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखोगे कि इंटरनल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, काइनेटिक कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल चेंज होने के कारण न तो कभी भी डेल्टा एच 0 होगा, न कभी भी डेल्टा ई 0 होगा। 0 होगा। ये आपके नीट में और जेई में दोनों में ही सवाल आ चुका है। जेई वालों ने भी 2016 में डेल्टा एच और डेल्टा ई के बारे में एक मैच द फॉलोइंग दिया है। उसमें कहा है कि किस किस परिवर्तन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई 0 होगा, जिसमें ये परिवर्तन दिया गया है लिक्विड से गैस। अधिकांश बच्चों ने लिक्विड से गैस में, चूंकि वो जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और टी कांस्टेंट हो जाएगा, तो बच्चों ने लगा दिया टिक। नहीं, यही बात तो ध्यान देने वाली है यहाँ कि भौतिक अवस्था परिवर्तन के लिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, इसीलिए न तो डेल्टा एच 0, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ये दोनों भी, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी यहां पर इस केस में अगर भौतिक अवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एच और डेल्टा ई ये 0 नहीं। क्या आपको समतापी प्रक्रम समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक नोट करके एक फार्मूला में लिखाई दे रहा हूं आपको। ये फार्मूले नॉर्मल फार्मूलाज हैं जो कि सभी बच्चों ने पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं जगह जगह पे याद करवा रहा हूं।
एक नोट करके एक फॉर्मूला याद कर लो जिससे हम आगे की कहानी पढ़ सकते। जैसे मैंने दो फॉर्मूले ऊपर याद कराए, डेल्टा एच और डेल्टा ई के, तीसरा फॉर्मूला ये याद करो, W बराबर वर्क माइनस पी डेल्टा। बस ये फॉर्मूला याद करो। इसको दाब आयतन कार्य कहते हैं। पी दाब है और वी आयतन, क्या कहते हैं इसे? दाब आयतन कार्य। दाब आयतन कार्य, अंग्रेजी में प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये सारे फॉर्मूले आगे आएंगे, लेकिन प्रक्रम समझने के लिए आपको ये फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो ये मैं याद करवा देता हूँ बच्चों को इनिशियली, कि इनिशियली आप याद कर लो, आगे जब आएगा तो अपने आप समझ जाओगे कि ये क्या था। ये याद हो गया आपको? Yes. कहीं कोई समस्या है? हाँ सर, हो गया यार, W इक्वल टू। बहुत बढ़िया बात। आइए हम दूसरे तरीके का प्रक्रम पढ़ने जा रहे हैं बेटे। पहला प्रक्रम हमने कौन सा पढ़ा? आइसोथर्मल। दूसरे तरीके का प्रक्रम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोपोरिक प्रोसेस। इसको हिंदी में कहते हैं सम आयतनी। सम आयतनी प्रक्रम। अपने आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? वह प्रक्रम जिसमें पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का आयतन स्थिर। हाँ सर। संपूर्ण प्रक्रम, रटना नहीं, मेरे साथ समझना। प्रक्रम के दौरान, और ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें समझ में ना आए, बहुत आसानी समझ में आए। निकाय का आयतन स्थिर रहता है, ऐसा कोई प्रक्रम जानते हो? सर ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा अभी तो। बहुत आसान सी बात है। किसी भी बंद पात्र में कोई रासायनिक अभिक्रिया कराओ। एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूं हाँ आपको, सर, देखना। बंद बोतल में सर पानी भर के रख देंगे तो। बंद पात्र में होने वाली अभिक्रियाएं। रासायनिक क्रिया, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो यस नहीं सर। है? नहीं सर। रासायनिक, हिंदी की स्पेलिंग देख लेना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ पूरी पूरी। बंद पात्र में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं बेटा, डीवी बराबर 0। हाँ सर। वी नियत है, आई वॉल्यूम चेंज नहीं है सर। कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं है। और हमारे पास फॉर्मूला होता है W बराबर माइनस पी डेल्टा वी। तो W बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी का मान क्या है? 0। जीरो शून्य को सर। मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो 0 ही तो आएगा। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अर्थात सम आयतनी प्रक्रम में किया गया कार्य जीरो, शून्य लिख दूं हिंदी में, शून्य होता है। कोई समस्या बेटा? नहीं सर। बहुत बढ़िया। दोबारा पेन चेंज किए ले रहा हूं आपके लिए, ध्यान दीजिए। तीसरे तरीके का प्रक्रम बेटा, आइसोबारिक बारीक। प्रोसेस। बार किसकी यूनिट होती है? सर दाब। प्रेशर की यूनिट होती। हाँ तो सर। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? समदाबीय प्रक्रम। समदाबी। ठीक है। अब यहां लिखने की जरूरत है क्या? पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब स्थिर होता है? नहीं सर।
समझ जाओगे। मैं सिर्फ लिख दूं dp बराबर 0 तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी 0 आप। नहीं सर। dp बराबर 0, पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब स्थिर। स्थिर रहता अच्छा, कोई एग्जाम्पल जानते हो मेरे बेटे? खुले पात्र में होने वाली, बोलो। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक। सर। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? बेटा अगर देखो सर पात्र एट खुला है, कोई भी पात्र खुला है और उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई आपने दो द्रव मिला रखे हैं, दोनों क्रिया कर, तो ऊपर से लगने वाला तो कांस्टेंट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट क्यों, चेंज थोड़ी हो रहा है, 1 atm का ही तो लग रहा है ऊपर से। हाँ सर। 760 मिलीमीटर मरकरी। अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो सकता है क्या मेरे बेटे? नहीं हो सकता सर। तो क्या कांस्टेंट नहीं हो गया क्या प्रेशर? हो अगर गया सर पात्र कांस्टेंट। आपने खुला रख दिया तो कांस्टेंट प्रेशर होगी। तो खुले पात्र में होने वाली रासायनिक क्रियाएं किसका निरूपण है? समदाबीय प्रक्रम का समदायी प्रक्रम का निरूपण है। निरूपण है। चलिए भैया, अगला चौथा, रुद्रोष्म प्रक्रम। कैसे लिखा जाएगा? मेरे हिसाब से सही हो गया रुद्रोष्म। क्या कहते हैं इसे, बताइए? एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब संपूर्ण प्रक्रम के दौरान ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो। बोलो भैया। हाँ सर। मैं लिख दूं संपूर्ण, ये याद रखना, प्रक्रम के दौरान, बोलो, ऊर्जा प्रक्रम से का ऊर्जा आदान प्रदान नहीं होता। कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। आदान प्रदान नहीं हो। नहीं होता। इसको समझना चाहते हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आपने किसी कंटेनर को गैस पे चढ़ा रखा है और हम ये आइडियल बात मान के चलें कि गैस की संपूर्ण ऊष्मा उस कंटेनर को मिल रही है, एक आइडियल सी बात मान के चलें, और आपने गैस को सिम नहीं किया, गैस को एक ही जो है या कोई भी बर्नर है, उस बर्नर को आपने न तो कम किया है न ज्यादा किया है, एक फिक्स्ड एनर्जी आप लगातार दे रहे। समझ बात आ रही नहीं? उस समय यस आप सर। जो है एनर्जी कांस्टेंट कर सकते हो, वो हीट जो है कांस्टेंट कर सकते हो, लेकिन हाँ ये पूरा पूरा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा जो है ट्रांसफर होगा ही होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में बात यह है कि dq का मान 0, dq का मान 0, न तो ऊष्मा ली जा रही है न ऊष्मा दी जा रही है, सिस्टम में जो है ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर dq बराबर 0 है तो ही उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। वैसे मैं कई सारे एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में आगे आपको बताऊंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है कि ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, डीक्यू बराबर 0। ये चौथा प्रक्रम। अच्छा बेटा, पांचवा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम। पांचवा प्रक्रम कौन सा है? चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। क्या कह सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस?
मान लीजिए कोई सिस्टम किसी अपनी एक अवस्था से दूसरी में बदलता है, दूसरी से तीसरी में बदलता है। मान लीजिए कोई एक मैं पीवी डायग्राम बना, यहां पे प्रेशर है और यहां पे वॉल्यूम। आपका सिस्टम ए में था, ए एक इनिशियल फेज है जहां पे सिस्टम ए से वो बी में गया, बी से वो सी में गया, सी से वो एक अवस्था डी में गया और डी से वापस ए में, मतलब ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से वापस ए में। बोलो भैया, ये मैं स्टेटेड किए दे रहा हूं। बहुत सारी अवस्था परिवर्तनों के बाद वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले, इस तरीके के प्रक्रम को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रोसेस। कार्य होगा। हाँ बिल्कुल कार्य होगा। W बराबर माइनस पी डेल्टा भी कार्य तो हो। इसका मतलब वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। पहले मैंने जो सम आयतनी प्रक्रम बताया था उसमें बताया था कि वर्क डन 0 है, कोई कार्य नहीं होगा। चक्रीय प्रक्रम में ऐसा मत समझना वर्क डन 0 ना, चक्रीय प्रक्रम में कार्य हो रहा है, वर्क डन 0 नहीं। तो चक्रीय प्रक्रम में क्या जो है 0 है, पूछा जाता है चक्रीय प्रक्रम के लिए कौन सा टर्म 0। ध्यान दो, अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही वापस आ गया, इसका मतलब है जितनी एनर्जी उसमें थी प्रारंभ में, अंत में भी उसमें उतनी ही एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। तो अगर प्रारंभिक और अंतिम इंटरनल एनर्जी समान हो गई तो इसका मतलब है डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल ए के बराबर थी, सॉरी ई इनिशियल ए के बराबर थी, ई फाइनल दोबारा ए के बराबर हो गई, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल क्या हो गया? 0। तो चक्रीय प्रक्रम के दौरान डेल्टा ई का मान 0 हो जाता है। अच्छा, अगर इसको की कोई डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते? वह प्रक्रम, अब अपने आप समझ जाओगे तुम लोग, वह प्रक्रम जो विभिन्न अवस्थाओं से, बेटे सामान्य अपनी भाषा में लिख, जो विभिन्न अवस्थाओं से विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को, समझ में आ रहा है? यस सर। प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। कोई समस्या बेटा? नहीं सर। चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी सी आगे की घटना है लेकिन समझिए बेटा। इनिशियल फेज ए थी, घूम फिर के वापस ए में परिवर्तित हो, इसका मतलब सिर्फ डेल्टा ई के बारे में 0 आप कह रहे हो, जितने भी अवस्था फलन है सारे ही 0 हो जाए।
क्योंकि नहीं अवस्था में सर। तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होते हुए वापस अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो जो जितने भी अवस्था फलन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करने वाली इकाइयां। हाँ सर। अरे भाई, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करने वाली इकाइयों को ही तो अवस्था फलन कहते हैं, वो पथ पे तो ये डिपेंड ये करती नहीं। यस सर। तो क्या यहां मैं लिख सकता हूं कि जितने भी अवस्था फलन, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था भी ए है और अंतिम अवस्था भी ए है, घूम फिर के वापस ए में ही आ रहा है। अरे बोलो बेटा, हाँ सर, समझ में आ रहा है। जितने भी अवस्था फलन हैं हमारे पास, यहां एक नोट की तरीके से लिख सकता हूं मैं, नोट, कि चक्रीय प्रक्रम में सभी अवस्था फलन में परिवर्तन बोलो, शून्य होता है सर। क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ पॉइंट सर। है, ध्यान रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बेटा ध्यान देना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इस चीज को समझना पड़ेगा। हिंदी में लिखूं क्या? रिवर्सिबल कहते हैं उत्क्रमणीय उत्क्रम आता है सर कुछ। तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय। पहली बात मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी उत्क्रमणीय प्रक्रम हैं वे सारे के सारे हाइपोथेटिकल हैं। एस कोई भी प्रक्रम पूर्णतया उत्क्रमणीय आज तक नहीं देखा, और प्रकृति में होने वाले जितने भी प्रक्रम हैं सारे के सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, कोई भी सर आवाज उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था, आवाज बीच में अब ठीक आ रही है। जितने प्रकृति में होने वाले जितने भी प्रक्रम हैं सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, कोई भी प्रक्रम उत्क्रमणीय नहीं। उत्क्रमणीय प्रक्रम एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक व्यवस्था। जरा इसके बारे में दो एक बातें सीख लो। मैं यहां डिवाइड कर देता हूं कॉपी को, जिससे कि आप दोनों बातें सीख पाओ। यहां मैं कह देता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस, और यहां मैं कह देता हूं इररिवर्सिबल। ये शब्द थर्मोडायनेमिक्स में बार बार आएगा, इसलिए इसको सीख लेना जरूरी है। पहले ही मैंने बता दिया है कि रिवर्सिबल नाम का कोई भी प्रोसेस होता नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि प्रेरक बल जो अग्र दिशा में प्रोसेस को ले जा रहा का मान विरोधी बल से
अति अल्प मात्रा में, अति अल्प मात्रा में अधिक होता है, अधिक होता है। मतलब प्रेरक बल और विरोधी बल में ज्यादा कोई अंतर नहीं। अच्छा, उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी प्रक्रम की अगर मैं बात करूं, सॉरी इसमें वन, अनुत्क्रमणी प्रक्रम की अगर मैं बात करूं तो अपने आप बताओ क्या कहूंगा। सर प्रेरक बल इज ग्रेटर देन विरोधी बल। प्रेरक बल काफी बड़ा होता है, विरोधी बल से। अगर प्रेरक बल और विरोधी बल का मान अत्यल्प मात्रा में ही परिवर्तित है, बहुत कम, मतलब विरोधी बल से थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर विरोधी बल का मान थोड़ा सा बढ़ा दूं तो क्या प्रक्रम रिवर्स हो जाएगा? हाँ, पूरा का पूरा प्रक्रम रिवर्स हो जाएगा। विरोधी बल के मान में थोड़ा सा बढ़ा दूं तो पूरा प्रक्रम रिवर्स हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि इसके प्रत्येक पद में साम्य स्थापित है और इसके संपूर्ण होने में अनंत समय लगेगा। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक पद में साम्य स्थापित है। मतलब अंग्रेजी में मैं कह सकता हूं मल्टी स्टेप, बहुत सारे पदों में संपन्न हो रहा है और हर पद में साम्य स्थापित। इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप अर्थात सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम पद में साम्य स्थापित। तीसरी बात, वर्क डन मैक्सिमम हो, अधिकतम कार्य। इसमें तीसरी बात, वर्क डन कभी भी मैक्सिमम नहीं। इसका मतलब है, थोड़ी सी टेक्निकल बात करें तो पी एक्सटर्नल इस केस में वेरिएबल होगा और इस केस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा। अब इन सब बातों को समझना जरूरी है कि किस बात को रिवर्सिबल कह रहे हैं और किसको इरिवर्सिबल कह रहे हैं। जैसे मान लो कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ, ये पिस्टन लगा हुआ,
अब अगर इस पिस्टन की मैं बात करूं तो मैं मान लेता हूं इस पिस्टन पर मैंने 4 धूल के कण रखे हैं। इस क्रिया से ये पिस्टन जहां था यहां था, यहां से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आ गया। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर। और अब यहां पर 4 धूल के कण रखे हुए हैं जिसके कारण ये नीचे आया। हाँ सर। ये तुरंत ही वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। कब? अगर एक कण यदि एक कण हटा लिया जाए। ऐसा संभव है क्या? संभव तो सर हो सकता अरे भैया, धूल के कण किसी पिस्टन को दबा सकते हैं क्या? सोच नहीं के दबा देखो। सकते सर, दबाने को नहीं दबा सकते। और अगर मैं कहूं कि गिनती के 4 धूल के कण या धूल रखे हैं कोई, और एक कण हटा लूं तो पिस्टन वापस अपनी अवस्था में आ जाए। अरे भैया, अगर मैं ये मान भी लूं कि ये कण पिस्टन को दबा रहे हैं, मान लूं कि दबा रहे हैं, तो जब सारे कण हटेंगे तभी तो वापस अपनी अवस्था में आएगा। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं अगर एक कण भी यहां से हटा लिया जाए तो पिस्टन वापस अपनी अवस्था। मैं ये कह रहा हूं कि ये आयतन V है और ये आयतन V डैश है। तो जितना दबाया गया उतना अति अल्प मात्रा में दबाया गया, मतलब V और V डैश के मान में बहुत कम अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर एक कण भी मैं यहां से हटा लूं तो वापस पिस्टन अपनी अवस्था में प्राप्त हो। ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया, ऐसा प्रोसेस संभव नहीं। ये एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक प्रक्रम है जिसके बारे में बात की जाती है। वो ये समझाना चाहता है कि बहुत धीमे 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 विभिन्न पदों में, बहुत सारे पदों में क्रिया धीमे धीमे होती। मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूं इसको कि मान लो ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम। यहां से क्रिया जो हो रही है वो कुछ इस तरीके से होती। एक पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, धीमे धीमे, फिर चौथा पद, फिर पांचवा पद। एकदम से नहीं हो रहा। तो ये कुछ इस तरीके से और आगे बढ़ाते चलिए, और आगे बढ़ाते चलिए, और आगे बढ़ाते चलिए। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हाँ सर। हूं? एकदम से नहीं हो रहा। विभिन्न पदों में क्रिया होते 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 ये पिस्टन धीमे 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 धीमे, और किसी भी समय अगर
आपने विरोधी बल बढ़ा दिया, समझिए इस चीज को। हाँ सर, तो ये पिस्टन वापस अपनी अवस्था में पहुंचे। हाँ सर। भाई प्रेरक बल तो क्या था, पिस्टन को दबाना, ये प्रेरक बल था। और अगर ऊपर जो कण है उनमें से एक भी कण हटा लिया गया तो विरोधी बल का काम करेगा सर। तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन वापस, मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, विभिन्न प्रकार के हजारों स्टेप्स में यह क्रिया हो रही। ऐसा होता है क्या, तुम किसी पिस्टन को दबा के देखो, क्या इतना धीमे धीमे प्रक्रम होता है क्या? नहीं। नहीं सर। वो कह रहा है कि जो पिस्टन है, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस। इसकी भी बात कर, पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस। पिस्टन क्या है, वेटलेस। अगर इस तरीके का कोई प्रक्रम हो रहा है तो उस प्रक्रम को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप कहोगे सर आपके अनुसार कैसा प्रक्रम होता है? मेरे अनुसार या आप जो प्रक्रम कराओगे पिस्टन को लेके वो ऐसा होगा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम। आप जब दबाओगे पिस्टन से तो ये डायरेक्ट इस तरीके से नीचे आ जाएगा। बोलो भाई, आएगा या नहीं? तो ये वाला जो प्रक्रम है, जो पदों में धीमे 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 आ रहा है, ये कहते हैं रिवर्स। और आप जब दबाएंगे तो डायरेक्ट ही नीचे आ जाएगा ये, इसको कहते हैं इररिवर्स। तो जितने भी प्रोसेस हैं दुनिया में, होने वाले सभी प्रोसेस इररिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? काल्पनिक। हाइपोथेटिकल। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ यस रही? सर। हाँ सर। यही कारण है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होने वाला कार्य अधिकतम है, क्योंकि कार्य जितनी भी तुम ऊर्जा दे रहे हो सारी कार्य में परिवर्तित हो रही है, कोई भी व्यर्थ नहीं हो रही। अब ऐसा भी संभव थोड़ी है। एक बात बेटे, मैं जानता हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस को एकदम से किसी भी बच्चे का समझना बहुत आसान चीज नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब सर मेरे को इतना समझ में आ गया, हाँ, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है वो धीरे धीरे होती है एक्चुअली, तो उसमें क्या है, विरोधी बल को मतलब एक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम मिल सकता है उस इस अभिक्रिया में, तो वो कर सकता है, मतलब भाई विरोधी बल उसकी क्रिया तो। हम्म। एक्सटर्नल प्रेशर बार बार चेंज होता है ना, हर पल चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। हाँ सर। हाँ। और और जो सर इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें सर एक साथ पूरा क्रिया हो जाती है, तो वो बस, वापस जाने के लिए तो टाइम इसमें नहीं होता। हाँ, तो मतलब अगर जी उसे जी। वापस ले जाना है तो विपरीत दिशा से एक अच्छा खासा बल लगाना पड़ेगा हाँ अपने सर, आप। बहुत जल्दी। हाँ, यस अपने सर। आप जो है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से थोड़ा भी गड़बड़ हुआ और वो वापस पहुंच गया, तो ऐसा हाँ नहीं हो सर। सकता। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के कंपैरिजन में बहुत धीमे होता है, अनुमान से भी ज्यादा धीमे। मैं ये कह सकता हूं कि आपने गाड़ी में जितनी पेट्रोल डलाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऑल्दो ये एग्जाम्पल पूर्णतया रिवर्सिबल प्रोसेस से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। आपने जितनी गाड़ी में पेट्रोल डलाई, क्या सारी पेट्रोल गाड़ी को चलाने में प्रयुक्त हुई? नहीं। नहीं सर, नहीं। अधिकांश मात्रा में पेट्रोल धुएं के रूप में, गाड़ी का इंजन गर्म करने के लिए, और इंजन जो आवाज कर रहा है वो भी उसी पेट्रोल जो आपने डलाई है उसी से आवाज कर रहा है।
इंजन Yes, की sir. आवाज में की तरीके से भी पेट्रोल इस्तेमाल हो रही है, धुएं के रूप में निकल रही है वो भी पेट्रोल हो रही है, इंजन जो गर्म हो रहा है वो भी उसी पेट्रोल से हो रहा है। ये सारे कार्य बेकार के भी हमारे हो रहे हैं। तो क्या वहां पे कार्य महत्तम हो सकता है क्या? नहीं, महत्तम कैसे हो जाएगा भाई कार्य? हाँ गाड़ी सर. के चलने में जो पेट्रोल इस्तेमाल हुई, क्या वो पूरी की पूरी वही पेट्रोल थी जो हमने डाली? नहीं, उसका एक अंश ही गाड़ी के चलने में इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोल का बाद बाकी भाग एक ऐसे कार्य को कर रहा है जिस कार्य की हमको आवश्यकता नहीं है। अच्छा हुआ होता कि इंजन गर्म न होके भी गाड़ी चलती। तुम्हें क्या जरूरत थी रेडिएटर लगाने की? इंजन को ठंडा करने के लिए बाहर से एक रेडिएटर लगाते हो, कूलेंट डालते हो, क्यों डालते हो Yes, भाई? sir. ये सब करने की क्या जरूरत है? गाड़ी का इंजन गर्म हो ही ना, डायरेक्ट गाड़ी चले और जितना भी पेट्रोल डालें सारा का सारा दूरी तय करने में प्रयुक्त हो, तो ये तुम्हारा प्रोसेस फायदा है. रिवर्सिबल। अगर ऐसा हो जाए तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल। मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्य के दो भाग हैं, आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक है उपयोगी कार्य, एक है अनुपयोगी कार्य। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें अनुपयोगी कार्य हो ही नहीं रहा। जितना भी कार्य हो रहा है सारा उपयोगी कार्य हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ रिवर्सिबल सर. प्रोसेस का मतलब है कि होने वाला संपूर्ण कार्य उपयोगी कार्य है, अनुपयोगी कार्य हो ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा प्रोसेस बेटा संभव नहीं। नहीं है. चलो भैया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कार्य के बारे में और इन प्रक्रमों के बारे में। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। हम जो ग्राफ की बात कर रहे हैं वो है पीवी ग्राफ। बेटा ऐसे बना ले, हाँ सर. इस एक्सिस पे प्रेशर है और इस एक्सिस पे वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताइए, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर? बिल्कुल सीधी बनाना, ये Yes, sir. बिल्कुल ये सीधी लाइन। does not depend है सर, ये प्रेशर पे वॉल्यूम. क्या? मतलब वॉल्यूम डिपेंड नहीं कर रहा सर प्रेशर पे. अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ वॉल्यूम देखो ना ध्यान कांस्टेंट. से। हाँ सर. तो ये वाली लाइन किसको दिखा रही है? सम आयतनी। समायतनीय अच्छा, प्रक्रम. अच्छा ये वाली लाइन बताओ। ये सर समदाबीय प्रक्रम. वेरी गुड, ये समदाबी प्रक्रम। एक ये लाइन है, एक ये लाइन। अब मैं सबकी अलग अलग आपको लिख के देता हाँ सर. हूं। देखिए ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? समायतनिक प्रक्रम. बहुत बढ़िया, सम आयतन। अच्छा ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? समदाबीय प्रक्रम सर. समदाबी। अब बची ये दोनों में, हाँ सर. इन दोनों लाइन में ये जो लाइन है, अभी मैं स्लोप से निकाल के स्पष्ट कर दूंगा, स्लोप दिखा के स्पष्ट कर दूंगा आपको। ये वाली जो लाइन, ये वाला जो कर्वेचर, ये बेटा रुद्रोष्म प्रक्रम को डिपेंड। अच्छा ये वाला जो कर्वेचर है ये किसको डिपेंड कर? समताप। समतापीय प्रक्रम सर. इन दोनों भाई
सम आयतनी और समदाबी तो समझ में आ रहा है, लेकिन समतापी और रुद्रोष्म, इनको समझने के लिए इस कर्वेचर का स्लोप देखना पड़ेगा। जरा स्लोप देखते हैं। पहली बात तो एक चीज आपको मालूम होगी, स्लोप बराबर dy बाई dx, मालूम है? यस सर। dy बाई dx को स्लोप कहते हैं। अब जरा दोनों का ही स्लोप देख लेते हैं। देखिए, पहला आइसोथर्मल। आइसोथर्मल किसको कहते हैं? समतापी। आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर समतापी प्रक्रम है तो क्या मैं पीवी बराबर कांस्टेंट नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। बॉयल का नियम याद है? हाँ सर। पीवी बराबर कांस्टेंट। बेटे डिफरेंशिएशन कर लीजिए। मैं कह सकता हूं पी डीवी प्लस वी डीपी बराबर 0 कांस्टेंट के लिए। हाँ सर। तो मैं लिख सकता हूं वी डीपी बराबर माइनस पी डीवी। हाँ बोलो सर। बच्चे। यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? डीपी बाई डीवी, सॉरी, dp बाई डी बराबर माइनस पी अपॉन वी। मैं लिख सकता हूं डीपी बाई डीवी बराबर माइनस पी अपॉन वी। ये वाली ढाल हमको कहां दिखाई देगी? समतापी। बोलो बेटे, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। दूसरा प्रक्रम हमने कौन सा बताया? एडियाबेटिक। रुद्रोष, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। जरा इसका भी डिफरेंशिएशन ले लीजिए। मैं कह सकता हूं गामा वी की पावर गामा माइनस 1 पी डीबी प्लस वी की पावर गामा डीपी बराबर 0। डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो? ये हाँ गामा सर। है आगे वाला, ये गामा, ठीक है ना? हाँ सर। मैं लिख सकता हूं v की पावर गामा डीपी बराबर माइनस गामा v की पावर गामा माइनस 1 डी डी। पी डी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। बेटा डीपी बाई डीवी निकाल लो। स्लोप डीपी बाई डीवी बराबर क्या हो गया? गामा माइनस। इंटू माइनस पी बाई वी। आ गया नहीं आ गया? सॉल्व करो। डीपी बाई डीवी क्या है? स्लोप। माइनस हाँ पी सर। बाई वी ऑलरेडी आइसोथर्मल का स्लोप निकाल चुके हैं, हाँ तो सर। हम लिख सकते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम की ढाल स्लोप बराबर गामा इंटू समतापीय प्रक्रम का ढाल। की
अब मेरे हिसाब से ये दोनों कर्वेचर आपको समझ में आ रहे हो। माइनस पी बाई वी समतापी प्रक्रम है, और जो रुद्रोष्म हाँ सर। प्रक्रम है वो गामा इंटू माइनस पी बाई वी है। तो ये नीचे वाली PIV लाइन किसको दर्शाएगी? रुद्रोष्म प्रक्रम को। रुद्रोष्म को। और इस समय ये ऊपर वाली लाइन किसको दर्शाएगी बेटे? समतापी। क्लियर हो रही है? हाँ सर। ये आपके दोनों फॉर्मूले मैंने आप लोगों को निकलवा। तो यहां पर हम लोगों ने पीवी ग्राफ के बारे में पढ़ा, और पीवी ग्राफ के बारे में हम लोगों ने दो चारों प्रक्रमों के लिए समझा। पहला प्रक्रम क्या था हमारा, जिसमें हमको दो स्ट्रेट लाइन मिली, जिसको हमने समायतनी प्रक्रम कहा, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। दूसरे के लिए हमने समदाबी प्रक्रम कहा, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। तीसरे के लिए सम तापीय, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। और चौथे के लिए रुद्रोष्म, जहां पर dq बराबर 0। बोलो भैया, समझ हाँ बात आ सर। रही है? हाँ सर। चलिए, हेडिंग डाली। कुछ महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकीय गुणधर्म। नंबर पहला, ऊष्मा, हीट। इसे बेटा Q से निरूपित करते हैं। इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। हम हीट की हीट की सर। बात। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं बेटे? हीट। हीट। इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि यदि निकाय तथा परिवेश निकाय तथा परिवेश का ताप अलग अलग, तो उनके मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान ऊष्मा के माध्यम से हो। माध्यम से हो। और दूसरा पॉइंट यहां लिखना जरूरी है कि ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है सर। निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। तो मान लो, पहला केस में मान लेता हूं कि निकाय का तापमान T1 है और परिवेश का तापमान T2। ठीक है। हाँ तो सर। केस नंबर ए, पहली बात यह हो सकती है कि किसी को भी ज्यादा ले लो, T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर T1 इज ग्रेटर देन T2
तो निकाय का तापमान ज्यादा है, यस तो सर। निकाय ऊष्मा परिवेश को देगा, तो इसका मतलब निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। कोई प्रॉब्लम है तुमको? नो सर। उत्सर्जित करेगा। बेटा ध्यान देना, निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के लिए Q को सदैव निगेटिव लिखेंगे। ये थर्मोडायनेमिक साइन कन्वेंशन है। अगर निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो Q बराबर क्या हो जाएगी? निगेटिव। नेगेटिव। चलिए बी वाला पार्ट, अगर T1 कम है और T2 ज्यादा है तो बताइए निकाय ऊष्मा अवशोषित लिख दूं? हाँ सर। अवशोषित करेगा, परिवेश से ऊष्मा लेगा। अगर निकाय हाँ। को ऊष्मा दी जा रही है तो Q बराबर पॉजिटिव। अच्छा, केस नंबर सी हो सकता है, T1 बराबर T2। इसको क्या लिख सकते हैं? कहीं से भी ऊष्मा नहीं होगी, तापीय साम्यावस्था। साम्य अवस्था। न तो निकाय प्रवेश को देगा, न प्रवेश निकाय को देगा। तो यहां से हमको एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आ गई। समझेंगे इस चीज को कि हमको क्या चीज समझ में आई। निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के लिए चिन्ह परिपाटी निगेटिव होगा, और निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा के लिए चिन्ह परिपाटी Q बराबर पॉजिटिव। ये क्या है? चिन्ह। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों अलग अलग है, इसलिए स्पेशल ध्यान रखेंगे इस बात। अब जरा ध्यान से देखिए नंबर सेकंड पर, आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी। हर एक पदार्थ में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती। अगर हम पदार्थ में पाई जाने वाली सभी ऊर्जाओं का योग कर लें तो उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। मैं लिख सकता हूं किसी पदार्थ में उपस्थित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग आंतरिक आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा कहलाती है। कहलाती। आंतरिक ऊर्जा का साइन है बेटा ई, या यू, किसी से भी डिनोट कर सकते हो।
तो आंतरिक ऊर्जा E बराबर क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, जो भी तुम जानते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी भी आपको मालूम, एटसेट्रा डैश 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 डैश, जितनी भी ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का जो योग है, आप काइनेटिक एनर्जी को और भी तरीके से बता सकते हो, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इस तरीके से भी बता सकते हो, जितनी भी ऊर्जाएं आपको ज्ञात है। तो किसी पदार्थ में उपस्थित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि अब इतनी सारी प्रकार की ऊर्जाओं का सही सही मात्रा में आकलन संभव नहीं। तो यहां नीचे से लिखेंगे कि मैं पेन चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आंतरिक ऊर्जा का यथार्थ आकलन ना तो संभव है और ना ही ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए आवश्यक। अतः डेल्टा ई, दैट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ही ज्ञात किया जाता, ज्ञात किया जाता है। हमेशा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई को क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। जरूरी है डेल्टा ई, जरूरी ये नहीं है कि हम ई निकाल सके, ई तो निकाल ही नहीं सकते, तो हम लोगों को डेल्टा ई ही निकालना चाहिए। डेल्टा ई ही निकालना चाहिए क्या, डेल्टा ई ही निकाला जा ही सकता है। और ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए डेल्टा ई जो है ही जरूरी भी, हमें ई निकालने के लिए कभी नहीं कहे, तो ये अच्छी बात नहीं। जरा एक दो पॉइंट इसमें लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। पहली बात तो ई क्या है, विस्तीर्ण गुणधर्म, गहन तो है नहीं, और अवस्था फलन, पथ फलन नहीं, ये बात हम पढ़ चुके। हाँ। दूसरी बात के फॉर आइडियल गैस ई सिर्फ ताप का कारक, आदर्श गैस के लिए ई सिर्फ ताप पर निर्भर करे, मतलब ई बराबर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 RT, अभी अभी हमने पढ़ी थी, ये ध्यान रखिए।
फॉर रियल गैस E depends upon temperature, pressure and volume. वन डर वाल समीकरण हमने पढ़ रखा। अगर आदर्श गैस है तो उसके लिए E सिर्फ ताप का ही कारक, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर रियल गैस है, वास्तविक गैस है, तो E सिर्फ ताप का कारक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी। अगला और लिखिए, किसी पदार्थ के लिए किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा ताप के साथ साथ पदार्थ की अवस्था। भौतिक अवस्था, हाँ सर, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का भी कारक। गुड। का भी कारक है। आज बेटे मैंने आप लोगों को इंटरनल एनर्जी तक की बात बताई। अगली क्लास में हम बात करेंगे वर्क। समझ में आता गई नहीं आती? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्क। ठीक है सर, एक बात बोलनी सर, वो मैं उस क्लास में बैठ सकता हूँ क्या, ग्रुप वाली में? हाँ बिल्कुल।